Good morning all of you my students and you're welcome on my channel Farhat English Utopia। ये चैनल का नाम है और जो बच्चे पुराने इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो इस चैनल का नाम अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। जबकि ये नाम मैंने चेंज कर दिया है, अब इस चैनल का नाम फरहत इंग्लिश यूटोपिया हो गया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें कि इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है यूजीसी एनटीए नेट की, और लिटरेचर से रिलेटेड एनी एग्ज़ाम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये चैनल और प्लस इसका कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम मैंने महसूस की है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्ज़ाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके सामने वो इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि कभी कभी वो सही क्वेश्चंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पाते। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने इस तरह का प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, ताकि मैं साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलूँ और प्लस पूछा क्या जा रहा है उसको इंग्लिश और अगर हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ाने का मेरा जो मोटिव है वो यही है, ताकि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझ सकें कि पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि जो हमारा बेस है, अगर हम देखते हैं इस चीज़ को, तो क्योंकि हम एक इंडियन हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों लैंग्वेज पर अपनी कमांड करें, इंग्लिश पर भी और हिंदी पर भी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें मैं ले रही हूँ आज इसमें, जो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड आफ्टर 1947? वो कौन से दो वर्क हैं जो कि 1947 के बाद पब्लिश्ड हुए। इसमें आपके पास ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल राइट आंसर जो होगा उसी का डिस्कशन करूंगी। सेकंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। सेकंड आंसर इज़ द मिस्टर संपत ए पेंटर ऑफ मालगुडी एंड द थर्ड सेवन समर्स। ये दो ऐसे वर्क हैं जो कि 1947 के बाद पब्लिश्ड हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है और बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिस्टर संपत ए पेंटर ऑफ मालगुडी एंड सेवन समर्स आर द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड आफ्टर 1947। मिस्टर संपत ए पेंटर ऑफ मालगुडी इज़ नॉवल बाय आर के नारायण। अब देखिए इसके जो आगे के अगर आंसर की बात की जाए तो थोड़ा सा आगे पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर लीजिए। मतलब ये पूछा तो उसने यही था कि 1947 के बाद कौन से दो ऐसे वर्क हैं जो कि पब्लिश्ड हुए, लेकिन इनके नॉवेल्स हैं या ये ड्रामा हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर करिए। दूसरा ये कि इसके राइटर कौन हैं ये क्लियर करिए। पब्लिश्ड कब हुए ये क्लियर, तो दो तीन चीज़ें एक साथ क्लियर करिए। मतलब मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। तो मिस्टर संपत ए पेंटर ऑफ मालगुडी इज़ नॉवल बाय आर के नारायण पब्लिश्ड इन 1949। बस ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि रिटन बाय आर के नारायण एंड पब्लिश्ड इन 1949। सेवन समर्स इज़ अ नॉवल बाय मुल्क राज आनंद। सेवन समर्स ये तो चलिए इनका हो गया। अब सेवन समर्स किसका है? सेवन समर्स रिटन बाय मुल्क राज आनंद पब्लिश इन 1951। तो ये कब पब्लिश हुआ? 1951। बस ये दो नॉवल इसीलिए कहा जा रहा है कि 1947 के बाद ये दोनों पब्लिश्ड हुए। एक 1949 में पब्लिश्ड हुआ, दूसरा 1951 में पब्लिश्ड हुआ। जो पहला वाला है मिस्टर संपत आर के नारायण है उसके राइटर, और सेवन समर्स के राइटर जो हमारे मुल्क राज आनंद हैं। सेवन समर्स फर्स्ट ड्राफ्ट व्हेन मुल्क राज आनंद वॉज ए स्टूडेंट ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी बट नॉट पब्लिश्ड टिल 1951। सेवन समर हालांकि उन्होंने ड्राफ्टिंग मुल्क राज आनंद ने तभी कर ली थी जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे लंदन यूनिवर्सिटी में, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था 1951 तक भी। 1951 में ये वर्क उनका पब्लिश्ड हुआ था। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन ए सीरीज ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। ये पूछा जा रहा है आपसे इस सीरीज़ पोएम की ये सीरीज़ लिखने वाले कौन थे जिसका टाइटल था वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। तो ये कौन थे? ये राइटर हैं हमारे या ये पोइट है निसिम स्किल। निसिम स्किल का नाम हालांकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ही वॉज द फेमस राइटर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश इज रिटन बाय निसिम स्किल। द पोएम रिटन इन ए वेरी लाइट इज एन इंडियन पोएम because the poet looks at the world around him through the eyes of a typical middle class Indian। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेरी इंडियन पोएम्स जो कि इंडियन इंग्लिश में है, ये लिखने वाले इस टाइटल के इस पोएम का
ये जो पोएम है इसका टाइटल तो ये हो गया आपका वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। लिखने वाले इसके कौन है? निसिम इस्किल हैं इसके पोइट। और इस पोएम में जो लिखा गया वो बहुत ही एक हल्की फुल्की पोएम है इंडियन पोएम के रूप में अगर भारतीय कविताओं की बात की जाए, क्योंकि इसमें जो हमारे पोइट हैं वो दुनिया को इस नज़र से देख रहे हैं कि एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन के, यानी भारतीय माध्यमिक परिवार या माध्यमिक भारतीय वर्ग के लोगों की नज़र से वो पूरे संसार को देख रहे हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हु मेड द रिमार्क, किसने ये रिमार्क किया? ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। ये रिमार्क किया गया है या कमेंट्स किया गया है। हु मेड द कमेंट्स या हु वाज द कमेंट्स भी आ सकता है। तो फिलहाल तो आप इसको रिमार्क करके ही याद कर लीजिए। ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। तो ये रिमार्क करने वाले थे इज़रा पॉन्ड। इज़रा पॉन्ड ने ये रिमार्क किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप इसी को ध्यान दीजिएगा कि ये रिमार्क करने वाले इज़रा पॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉस्ट जनरेशन, ए टर्म कॉइन्ड बाय गर्ट्यूड स्टेन, इज़ करेक्ट। वो पूछ रहा है आपसे वो कौन सा एक हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि लॉस्ट जनरेशन की टर्म को जो था वो मतलब कॉइन किया या इसको स्थापित किया। गर्ट्यूड स्टेन हैं, तो क्या वो सही हैं? ये देखना है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। द अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Many prominent American writers of the decade following the end of World War I, disillusioned by their war experiences and alienated by what they perceived as the crashness of American culture and its puritanical repression, are often tagged as the lost generation. तो ये आप समझ ही गए होंगे कि गर्ट्यूड स्टेन ने ये वर्ड या इस टर्म को क्यों लिखा था, लॉस्ट जनरेशन। और इसमें काफ़ी अमेरिकन राइटर्स जो हैं वो हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंत तक आते आते उन्होंने अपना जो था प्रोमिनेंट, अगर बात की जाए तो मैनी प्रोमिनेंट अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसी डिसइल्यूजन जो था उनका वॉर को लेकर के, जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे और जो भी अमेरिकन्स और उसके कल्चर के बीच में क्रैशनेस हुआ, यही सारी चीज़ें देखते हुए इस टैग को लगाया गया लॉस्ट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विच कल्चरल एनालिस्ट हैज़ कंबाइंड द स्टडी ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ यूथ कल्चर विथ कमेंट्री ऑन डेवलपमेंट्स इन कल्चरल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। इसका राइट ऑप्शन इज़ द एंजेला मैक्रॉबी। दैट इज़ द राइट आंसर इज़ द ए ऑप्शन इज़ द राइट। ठीक है, अब इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एंजेला मैक्रॉबी इज़ ए ब्रिटिश कल्चर थ्योरिस्ट, फेमिनिस्ट एंड कमेंटेटर हुज वर्क कंबाइंस। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विच कल्चरल एनालिस्ट हैज़ कंबाइंड द स्टडी ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ यूथ कल्चर विद कमेंट्री ऑन डेवलपमेंट्स इन कल्चरल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। तो एंजेला मैक्रॉबी इसका इट इज़ द राइट ऑप्शन है। एक का अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंजेला मैक्रॉबी इज़ ए ब्रिटिश कल्चर थ्योरिस्ट, feminist and commentator whose work combines the study of popular culture, contemporary media practices and feminism through conceptions of a third person reflexive gaze. She combined the study of different dimensions of youth culture with commentary on development in culture theory and politics. Is that clear? तो एंजेला मैक्रॉबी हैं जिन्होंने कल्चरल को एनालिस्ट करके ये स्टडी डिफरेंट डायमेंशन में दी थी, एंजेला मैक्रॉबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय T.S. Eliot इज़ इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। T.S. Eliot का जो वर्क है उसे आप उसके पब्लिकेशन वर्क को आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल में लगाइए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ए, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। इट इज़ द क्रोनोलॉजिकल राइट ऑर्डर।
इसका अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखें तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ टी एस इलियट्स प्लेज आर एस फॉलोइंग। मर्डर इन कैथेड्रल 1935 पब्लिश्ड होता है। द फैमिली रीयूनियन ये पब्लिश्ड हुआ 1939 में। एंड द कॉकटेल पार्टी 1949 एंड द नेक्स्ट द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1954। तो इट इज़ द करेक्ट chronological order of work T.S. Eliot's. Is that clear? Next देखते हैं. Next question is the which term among the following will be applicable to a situation in which a character initiates a scheme which depends for its success on the ignorance of the person against whom it is directed. ठीक है, पूछा जा रहा है वो कौन था जिसने इस टर्म को और सिचुएशन को देखते हुए कैरेक्टर की स्कीम की ज़रूरत को महसूस करते हुए एक टर्म जो थी उसको निकाला। तो आपको ये बताना है कि इसमें वो कौन सी टर्म थी। तो देखिए इसके जो हमारा टिक मार्क है उस पर मत जाइएगा, बल्कि इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इंटीगर टर्म थी, इंट्रिग टर्म थी जिसके ऊपर ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखिए अब आप इसको, विच टर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल टू ए सिचुएशन इन विच ए कैरेक्टर इनिशिएट ए स्कीम विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज़ डायरेक्टेड। तो वो कौन सी टर्म है जो कि इन सब को फॉलो करती है, जो भी इसमें सिचुएशंस दी हुई हैं, वो है आपकी इंट्रिग टर्म। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टर्म इंट्रिग इज़ अ सिचुएशन इन विच ए कैरेक्टर इनिशिएट्स ए स्कीम which depends for its success on the ignorance of the person against whom it is directed। तो ये टर्म है आपकी इंट्रिग्ड। ठीक है, इंट्रिग टर्म है जो इस चीज़ को आपके क्लियर करती है। देखिए इस तरह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मैचिंग, जो हमें सही से यहाँ पर दिया हुआ है। एडगर एलन पो, ये एक तरफ आपके जो हैं वो ऑथर हैं और दूसरी तरफ उनका क्रोनोलॉजी है बनी हुई है उनके वर्क की। तो हमें देखना है कि जो हमारे राइटर हैं उनका वर्क उनसे मैच करता है कि नहीं करता। एडगर एलन पो का वर्क है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर, एडगर एलन पो, रिटन बाय एडगर एलन पो। E.M. फॉस्टर वर्क, E.M. फॉस्टर का वर्क है आपका द सेलेस्टियल ऑमनिबस। The Celestial Omnibus work written by the E.M. Foster. Catherine Mansfield related to the Garden Party. It means the Garden Party was written by Catherine Mansfield. Salman Rushdie's work The Prophet's Hair. The Prophet's Hair was written by Salman Rushdie. इस तरह करके आप दोनों तरह से इसको क्लियर याद करिए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड विथ किचन सिंक ड्रामा। वो कौन से दो राइटर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं जिनके नेम कि वो किचन सिंक ड्रामा को एसोसिएट करते हैं। वो राइटर हैं हमारे पास, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऐसे ये रहा। ओके, देखिए इस तरह से लेंगे हम, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो डी में आप डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर मतलब उनके नाम भी आप जानना चाहेंगे तो ए है आपका आर्नोल्ड वेस्कर, सी इज़ द शेलॉक डेलेंसी एंड डी इज़ द जॉन ऑसबॉर्न। अब इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। किचन सिंक ड्रामा इज़ ए ब्रिटिश कल्चर मूवमेंट दैट डेवलप इन द लेट 1950 एंड अर्ली 1960। 1950 के बाद और 1960 के बीच में ये मूवमेंट डेवलप हुआ था ब्रिटिश कल्चर में। इन थिएटर, आर्ट्स, नॉवेल्स, फिल्म्स एंड टेलीविज़न प्ले। क्या हो रहा था उन दिनों? जाहिर सी बात है 1950-1960 के बीच में क्या आ चुका था? थिएटर अपने आप में बहुत ज़्यादा थे, ये आप भी जानते हैं। फिल्म्स आने लगी थी, टेलीविज़न प्ले होने लगे थे। तो इसके हम किचन सिंक ड्रामा के राइटर्स की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे नाम आते हैं आर्नोल्ड वेस्कर, शेलॉक डेलेंसी एंड जॉन ऑसबॉर्न आर एसोसिएटेड
विद किचन सिंक ड्रामा। बस किचन सिंक ड्रामा का अगर आपको रिलेशन बनाना है तो बनाइए कि 1950 एंड 1960 के जो बीच में था वो थिएटर, आर्ट, नॉवेल्स, फिल्म्स एंड टेलीविज़न अपने पीक पॉइंट पर थे और उन दिनों इन्हें सबको लोग बड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ देखते थे। तो जाहिर सी बात है किचन सिंक ड्रामा को जो एसोसिएट करते थे वो तीन हमारे पास जो राइटर हैं वो हैं आपके आर्नोल्ड वेस्कर, शेरलॉक डिलेंसी एंड जॉन ऑसबॉर्न। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वुदरिंग हाइट्स। पूछा जा रहा है आपसे वो कौन से दो करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर्स हैं वुदरिंग हाइट्स के। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका, इसमें ऑप्शन ए एंड डी इज़ द राइट आंसर। ए है फ्लैशबैक्स एंड टाइम शिफ्ट्स, डी इज़ द एक्यूट इवोकेशन ऑफ प्लेस। Flashbacks and time shifts and D is the acute evocation of place, A and D। आंसर में अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो ये है आपका वुदरिंग हाइट्स इज़ ए नॉवल बाय एमिली ब्रॉन्ट पब्लिश्ड इन 1847 अंडर हिज सूडोनिम एलिस बेल। वुदरिंग हाइट्स इज़ ए नॉवल बाय एमिली ब्रॉन्टे पब्लिश। सबसे पहले तो आपको यही जानना ज़रूरी है कि नॉवल है कि क्या है, ड्रामा है। तो जाहिर सी बात है पहली लाइन हमारी क्या क्लियर कर रही है कि वुदरिंग हाइट्स क्या है, एक नॉवल है। हु वाज द राइटर? तो राइटर रिटन बाय द एमिली ब्रॉन्टे पब्लिश्ड इन 1847 अंडर हिज स्यूडोनिम एलिस बेल। उनका स्यूडोनिम क्या था? एलिस बेल था। Flashbacks and time shifts, acute evocation of place describe the features of wuthering heights। इस तरह करके आप इसको अच्छे से समझ जाइए कि इसके जो दो फीचर्स पूछे गए हैं उनमें सबसे पहले है फ्लैशबैक्स एंड टाइम शिफ्ट्स एंड सेकंड इज़ द एक्यूट इवोकेशन ऑफ प्लेस। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेस डिड चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट यूज़ द सूडोनिम या पर्सोना इलिया। ये तो आपको पता ही है कि चार्ल्स लैम्ब जो थे वो अपना सूडोनिम यूज़ करते थे इलिया। तो जो सबसे पहला एस्से था उनका वो कौन सा एस्से था जिसमें उन्होंने अपना सूडोनिम यूज़ किया पर्सोना इलिया के नाम से? तो माई फर्स्ट प्ले। चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट यूज़ द सूडोनिम्स इलिया इन हिज एस्से माई फर्स्ट प्ले। माई फर्स्ट प्ले में उन्होंने सबसे पहले इस एस्से में अपना सूडोनिम पर्सोना इलिया को यूज़ किया था। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग लिस्ट विच टू एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। वो कौन से दो एक्टर्स हैं जो कि एलिजाबेथन पीरियड को बिलोंग करते हैं? सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ए एंड बी। अब ए एंड बी में रिचर्ड बारबेज है एंड विल कैम्प है। रिचर्ड बारबेज एंड विल कैम्प है। इट वॉज द टू एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया है रिचर्ड बारबेज एंड विल कैम्प बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन पीरियड। दे वर एक्टर्स इन विलियम शेक्सपियर प्लेज। हाँ, ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि दोनों ही एक्टर किस में थे? विलियम शेक्सपियर के प्ले में थे। अगर क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछ लिया जाए कि वो कौन से दो एक्टर हैं जो कि एलिजाबेथन पीरियड से भी बिलोंग करते हैं और प्लस वो किस प्लेस मतलब वो कौन से राइटर हैं जिनके प्ले के ये कैरेक्टर हैं या एक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है आप याद रखिएगा देवर एक्टर्स इन विलियम शेक्सपियर प्लेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अरेंजमेंट ऑफ D.H. लॉरेंसेस नॉवेल्स इज़ इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। आपसे पूछा जा रहा है कि D.H. लॉरेंस नॉवेल का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाइए। तो वो कौन सा सही सीक्वेंस है? वो है बी ऑप्शन इज़ द राइट। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, कंगारू, द प्लम्ड सरपेंट। ये जो है इसका सही सीक्वेंस है और ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ D.H. लॉरेंसेस नॉवेल्स आर एज फॉलोइंग: सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, कंगारू, द प्लम्ड सरपेंट। ओके, उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरह मैं रोज़ आपके लिए प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसी तरह आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते रहिए।
चलिए इसी तरह आप मेरे चैनल के से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए और मैं इसी तरह अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा लेकर के आती रहूँगी। और हाँ, चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने इस चैनल के थ्रू, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छा कंटेंट लेकर। इसी तरह एक अच्छा प्रैक्टिस सेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल फिर लेकर के आऊँगी आपके लिए। आप चैनल पर बने रहिए और इसी तरह अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।